नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं और बेहद दुख के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे करनी पड़ रही है। एक तरफ हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि भारत एक विकसित भारत बनने वाला है, लेकिन उस विकसित भारत की तस्वीर क्या है? विकसित भारत बनाना तो दूर की बात है, अभी तो भारत के अंदर जो जाति और धर्म के नाम पर सरकार के संरक्षण में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। खुलेआम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत देश में बढ़ाई जा रही है। अगर देश में इसी तरह नफरत बढ़ेगी, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हत्याएं होंगी, तो विश्व गुरु बनना तो दूर की बात है। जितना भारत पिछले आजादी के बाद जितनी तरक्की भारत ने 70 सालों में की, केंद्र सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, ये भारत फिर से 14वीं शताब्दी में चला जाएगा। और दुख की बात तो यह है कि योगी जी ने मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया। योगी जी सत्ता का इस्तेमाल, संसाधनों का इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल खुलेआम जनता को कुचलने में, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और माइनॉरिटीज को कुचलने में कर रहे हैं। जहां एक तरफ वो बात करते हैं नो टॉलरेंस पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही बुलडोजर खोज निकाला, लेकिन वो बुलडोजर अक्सर जाति और देखकर चलता है। जब दलित के ऊपर उत्पीड़न होता है तो वो बुलडोजर नहीं चलता। यहां तक कि पुलिस जितनी एक्टिव दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। अभी आपने देखा होगा, 4 दिन पहले की बात है, लगभग 4 से 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना थाने के तहत एक लड़की अपनी मां के साथ जंगल में जा रही थी काटने के लिए, और वहां लड़की को खुलेआम उठा लिया गया। मां जब अपनी बच्ची को बचाने के लिए आई तो उसको बलकटी से काटकर उसकी हत्या कर दी। और हम लोग जब वहां मिलने के लिए, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए परसों गए, तो मेरठ टोल पर हमें रोक लिया गया और वहां एक डिप्टी एसपी ने हमें आके प्रॉमिस किया कि आधा घंटे के बाद हम आपको पीड़ित परिवार से मिलवा देंगे, अपने साथ लेके चलेंगे, आप हमें आधा घंटे का टाइम दीजिए। हम लोगों ने उनको आधा घंटे की बजाय पूरे 2 घंटे का टाइम दिया। फिर एसपी साहब आए, एडीएम साहब आए और उन्होंने कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। उन्होंने पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी ताकत अगर गुंडों को समय पे गिरफ्तार करने में और सजा दिलाने में लगाए, जितनी ताकत वो विपक्ष के लोगों को, पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने जाने से रोकने पे लगाती है, तो मैं समझता हूं इस तरह के जुल्म हो ही ना। और ये एक घटना नहीं है, एक के बाद एक लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर दलित उत्पीड़न की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और उसमें सबसे दुख ज्यादा तब होता है अगर वो दलितों के साथ उत्पीड़न की घटना हो या माइनॉरिटी से जुड़ा अपराध का मामला हो। अपराधी अगर दलित है, पिछड़े वर्ग का है, माइनॉरिटी का है, तो बुलडोजर 24 घंटे के अंदर उसके घर पे चल जाता है। लेकिन अपराधी अगर स्वर्ण जाति का है तो वो बुलडोजर जो है उसमें जंग लग जाता है। हमारा यह मानना है कि कानून को अपना काम जाति और धर्म देख के नहीं करना चाहिए। मैं यहां जातिवाद को बढ़ाने की बात नहीं करूंगा। चाहे स्वर्ण जाति हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो, चाहे दलित वर्ग के लोग हो, सब इंसान है, सब भारतीय हैं। सबको अपने देश के संविधान की और कानून की इज्जत करनी चाहिए। सबको एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, एक दूसरे के अधिकारों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। हम जाति के आधार पर अगर देश को बांट देंगे, धर्म के आधार पर बांट देंगे, और कानून जाति और धर्म को नजर में रख के अगर अपना काम करेगा, तो निश्चित तौर पर इससे भारत कमजोर होगा। अभी आपने देखा, यह घटना तो हुई है, यूपी में
दिल दहला देने वाली वारदात, बेरहमी से हत्या कर सब जलाया, पुलिस ने आग से निकाला। यह घटना देख लीजिए, यह 6 जनवरी की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है, और यह घटना भी मेरठ जिले की है। इसमें भी एक दलित व्यक्ति को खुलेआम पकड़ के मारा और मार के उसके शव को जलाने की कोशिश की। दूसरी घटना ये बिजनौर की है, 7 जनवरी की है। इसमें खुलेआम बिजनौर में इंसानियत संसार दवाई लेकर लौट रहे एक वाल्मीकि समाज के युवक को जूते चप्पलों से बेरहमी से मारा। तीसरी घटना यह भी 6 जनवरी की है और यह भी मेरठ की है। मेरठ में 2 अलग अलग घटनाओं में सनसनी फैल गई। सरदना क्षेत्र में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर शव को जला दिया। लगातार इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक पूरे उत्तर प्रदेश में। ये तो मैंने अभी आपको केवल 3 घटनाएं बताई हैं, ये 1 2 3 घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एनसीआरबी का डाटा देखिए, एक तो मुझे समझ नहीं आता, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बन रहा है, भारत विकसित हो रहा है। कौन सा विकसित हो रहा भाई? दलित एट्रोसिटी के ऊपर पहला डाटा आपका 2019 में आया और 2019 के बाद दलित उत्पीड़न की घटनाओं का एनसीआरबी का डाटा 2022 में आया। 19 के बाद 22, 3 साल लगे। इससे ज्यादा दुख की क्या बात होगी? 2022 के बाद अभी तक 26 आ गया, 4 साल हो गए, अभी तक कोई दलित उत्पीड़न का डाटा सार्वजनिक नहीं किया सरकार ने। यह है विकसित भारत। इतने तरक्की कर गया भारत की, 4-4 साल हो जाते हैं हम उत्पीड़न की घटनाओं को जनता के सामने या संसद के सामने रखने में भी हमारे जांच एजेंसियां पूरी तरह विफल हैं। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो पूरी तरह फेल है। हमारे देश का गृह मंत्री बिल्कुल फेल आदमी है और देश का प्रधानमंत्री दोनों फेल हैं, क्योंकि दोनों का ध्यान केवल और केवल चुनाव जीतने पे, चुनाव लड़ने पे, चुनाव मैनेज करने पे, वोट चोरी पे, चुनाव चोरी पे, पूरा फोकस उनका उस पे है। कहीं मजदूरों के अधिकार छीन रहे हैं तो किसानों के अधिकार छीन रहे हैं, मनरेगा खत्म कर रोजगार की जो गारंटी वो छीन दी। लेकिन यह दलित उत्पीड़न के मामले में जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में 5 साल में हाईएस्ट जो एट्रोसिटी के केसेस दलित के उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो पूरे भारत में एट्रोसिटी का मामला पिछले दौरान से 2019 तक आते आते 7.3% का इजाफा दलित एट्रोसिटी में हुआ था। 2019 से 2022 आते आते दलित उत्पीड़न की घटनाओं में 7.3% से बढ़कर यह एट्रोसिटी का डाटा 25.8 तक पहुंच गया है। यानी कि एट्रोसिटी कंटिन्यूस 13.1 तक पहुंच गया है। और पूरे भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है। टोटल देश में होने वाले दलित उत्पीड़न की लगभग 26% घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में होती है। यह भारत सरकार के एनसीआरबी का डाटा बताता है। अकेले उत्तर प्रदेश में 26% दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जिन 5 राज्यों में दलित उत्पीड़न की टोटल 76% घटनाएं होती हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के बाद जो नंबर आता है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार। इन सारे ही राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में लगातार दलित उत्पीड़न बढ़ रहा है और उसमें पुलिस की जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई समय पर नजर नहीं आती। एक ये डाटा आपके सामने मैं रख रहा हूं। 2022 में टोटल 57,582 केस हुए दलित उत्पीड़न के, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही 12,287 केस हुए। राजस्थान में 8,651 केस हुए। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश 7,732 केस हुए। तो इस प्रकार से इसके बाद नंबर आता है बिहार का। यानी टोटल 5 राज्यों के अंदर ही 76% दलित उत्पीड़न के केस यूपी शासित राज्यों में हो रहे हैं। भारत सरकार के एक स्टेट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट रामदास अठावले जी ने लोकसभा में प्रश्न लगाया, राज्यसभा में, और राज्यसभा में उनके प्रश्न का जवाब
जो मंत्री जी ने दिया उस जवाब के हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में 11,444 घटनाएं, 2018 में 11,924 घटनाएं, 2019 में 11,829 घटनाएं, 2020 में 12,714 घटनाएं और 2021 में 13,146 घटनाएं। लगातार यह डाटा बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर 2017 में 5,892 घटनाएं, 2018 में 4,753 घटनाएं, 2019 में 5,300 घटनाएं, 2020 में 6,899 घटनाएं और 2021 में 7,214 घटनाएं। एक एक घटना में अगर आपको पढ़ के बताऊंगा तो बीजेपी शासित राज्यों में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं और वो इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि वो सत्ता के संरक्षण में घटना करने वाले लोगों को सरकार की मदद मिलती है। अन्यथा अगर समय रहते कार्रवाई हो और जातिगत उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के अंदर तुरंत मुकदमा दर्ज करके और बाकी संबंधित जो धाराएं लगती हैं उसमें करके अगर तुरंत सख्त कार्रवाई हो जाए और टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करके अगर 6 महीने के अंदर सजा सुनिश्चित हो जाए तो मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं इस तरह के जो जातिगत आतंकवादी, जातीय आतंकवादी जिनको मैं बोलता हूं, उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। जब उनको सजा होगी तो इस तरह की घटनाओं को लगाम लगाने में मदद मिलेगी। ये सिर्फ रिकॉर्डेड केस हैं, जो अनरिकॉर्डेड होते हैं उसका तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने, उसका अंदाजा इस कॉल से लगा लीजिए कि भारत की सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी की थी कि कोई दलित एट्रोसिटी का मामला हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। 6,50,000 से ज्यादा कॉल SC/ST एट्रोसिटीज की 2021 में एक साल के अंदर आई और उसका आप डाटा देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसमें मैं आपको बताता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 3,33,516 कॉल आई, 3,33,516। और शर्म की बात यह है कि उसमें से केवल 825 मुकदमे फॉर्मली रजिस्टर्ड हुए। 3,33,516 कॉल पे मुकदमे दर्ज किए केवल 1825 और उसमें जो रजिस्टर्ड जो ग्रीवेंस हैं उनको किया केवल 1515। इसी प्रकार बिहार में टोटल कॉल आई 58,112 और ग्रीवेंस रजिस्टर्ड की गई 718, केवल रिजॉल्व किए गए केवल 707। महाराष्ट्र में केवल 268 कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई। तो इस तरीके से जो जीरो टॉलरेंस की जो बात थी उनमें रिजोल्यूशन तो जीरो है, जो रिजोल्व किए केसेस महाराष्ट्र में जीरो है। और जो सरकार की हेल्पलाइन नंबर का क्या फायदा, लाखों कॉल आ रही हैं, चंद हजार मुकदमे बड़े मुश्किल से दर्ज हो रहे हैं, वो भी तब होते हैं जब उस समाज के जागरूक लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, तब दबाव बनता, तब कहीं जाकर मुकदमे दर्ज होते हैं। अब आप बजटरी एलोकेशन देख लीजिए, दलित उत्पीड़न पे कॉम्पेंसेशन और पुलिस पे जो खर्च होता है उस उन सब चीजों के लिए केवल 483 करोड़ 2025-26 में बजटरी एलोकेशन किया गया और 463 में से SC/ST वुमेन, केवल वुमेन डेडिकेट जो वुमेन के साथ एट्रोसिटी है उसमें केवल 138 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है पूरे देश में 138 करोड़। जबकि आए दिन दलित महिलाओं पे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसे में अगर बजट देने में भी केंद्र सरकार इतना भारी कंजूसी कर रही है तो फिर न्याय मिलेगा कैसे। तो मैं आज आपके माध्यम से केंद्र सरकार को चेताना चाहता हूं। आज ही हम लोग बल्कि इन सारी घटनाओं के विरोध में, मेरठ सहित जो घटनाएं हो रही हैं इनके विरोध में जंतर मंतर पर आज हमारा 2 बजे प्रदर्शन भी है और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार प्रदर्शनों पे इतनी बैन लगा रही है। हमने जो चिट्ठी दी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ डीसीपी न्यू दिल्ली के द्वारा हमारे प्रदर्शन को ये कह के परमिशन देने से मना किया कि भाई कम से कम 10 दिन पहले आप कोई भी प्रदर्शन करना हो, कम से कम 10 दिन पहले बताएं। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं होम मिनिस्ट्री से, कहीं पे बलात्कार हो जाए, हत्या हो जाए
तो क्या प्रदर्शन करने के लिए 10 दिन तक इंतजार करेंगे? अगर आप समय रहते कार्रवाई कर दें तो हमें प्रदर्शन करने की जरूरत ही क्यों पड़े? अगर आप दोषियों को सजा सुनिश्चित कर दें तो इस देश में राजनीतिक पार्टियों को भी, विपक्ष को, या फिर जितने एनजीओ चल रहे हैं, या प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ेगी? आप समय रहते कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये क्या मजाक है? हमारा जो एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि हम इकट्ठा होके अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करें, तो विरोध प्रदर्शन करने के लिए अगर रेप, बलात्कार, हत्या और इन सारी घटनाओं पे क्या हमको पुलिस को 10 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा तब प्रदर्शन करेंगे? तो ये हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस जो कार्रवाई करना चाहे करे, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने पे क्या कार्रवाई करोगे आप तो हमारा फंडामेंटल राइट को छीनने की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं केंद्र सरकार इसको गंभीरता से ले, देश के गृह मंत्री अपने पुलिस को आदेश दें, इस तरह के फर्जी आदेश पारित ना करें कि 10 दिन पहले आप प्रदर्शन से 10 दिन पहले परमिशन अप्लाई करें। क्योंकि घटना आज घटी है तो पीड़ित परिवार के साथ तो आज खड़ा होना है। आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो विरोध प्रदर्शन तो हमें आज करना है, हम 10 दिन तक इंतजार करेंगे क्या? तो ये तरीका जो है देश के संविधान को खत्म करने का है, लाइफ लिबर्टी के अधिकार को खत्म करने का है, और जो संगठनों का इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने का, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अधिकार है, ये छीनने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। ऐसा लगता है जैसे हम विकसित भारत नहीं बल्कि भारत को 14वीं शताब्दी में ले जा रहे हैं और भारत को हम लोग कमजोर करने का काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो आंकड़े आपने बताए हैं 2022 तक है, 22 के बाद के सरकार दे ही नहीं रही आंकड़े, 22 के बाद के दे ही नहीं रही है। मैंने 3 दिन के आंकड़े ये दिखाए ना आपको, ये तो 2 ही जिलों की घटना दिखाई है। अगर पूरे देश में कितने जिले उन सबकी घटनाएं निकालेंगे तो कितनी घटनाएं रोज हो रही हैं वहां पर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये सारा रिकॉर्ड देने की जिम्मेदारी तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, वो दे। जब एलोकेशन ही 100 करोड़ है तो कैसे मैप करता हूं? थैंक यू वेरी मच। सर, आज प्रदर्शन जो होगा वो कहाँ और किस समय? जंतर मंतर पे प्रदर्शन है, हमने 1 बजे का कॉल दिया, हम सही 2 बजे शुरू करेंगे। लेकिन हमारा प्रदर्शन एकदम शांतिपूर्वक है, क्योंकि हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है। पुलिस चाहते हो पुलिस से भिड़े, पुलिस से थोड़ी ना लड़ाई है। लड़ाई जुल्म के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ है, अपराध के खिलाफ है। लड़ाई हमारी केंद्र सरकार की जातिवादी मानसिकता के खिलाफ है। तो हम अपना ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को देंगे। अब उसमें पुलिस अपना काम करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेदार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एससी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी संविधान की और कानून की उतनी इज्जत करूं, उसकी पालना करूं। लेकिन ये जिम्मेदारी पुलिस की भी है, ये केंद्र सरकार की भी है। वो भिड़ने का काम ना करे, शांतिपूर्वक तरीके से हमें अपना विरोध दर्ज करवाने दे और हमारे ज्ञापन को पुलिस को दिलवाए, उसको प्रधानमंत्री जी को दिलवाए। पुलिस की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार तय करे। लाठी डंडा एक दूसरे से बजाने की क्या जरूरत है? लड़ाई पुलिस से नहीं है, पुलिस को अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और हम एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जो जिसका उत्पीड़न हो रहा है उसकी आवाज बनना, उसके मुद्दे को उठाना, उसको न्याय दिलवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। अच्छा गौतम जी, ये जो मेरठ की जो घटना है, इस मेरठ की घटना में जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो तथ्य निकल गए हैं, उसमें ये बात आ रही है सामने कि वो लड़की अपने आप अपनी मर्जी देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। पहली बात, मुझे जो जानकारी मिली है उसमें पुलिस प्रशासन और सरकार उनको लालच दे के, डरा धमका के उनका बयान बदलवाना चाहती है। लड़की के भाई को भी डराया जा रहा है। और 1 मिनट के लिए अगर इस बात को सच भी मान लें, सपोज 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि लड़की अपनी मर्जी से जा रही थी, या लड़की का कोई किसी से प्यार मोहब्बत तो कोई जाति धर्म देख के नहीं होता, मान लो 1 मिनट के लिए हम इसको मान लें कि भाई ऐसा है, तो क्या आप हत्या कर देंगे? क्या हत्या को जायज ठहरा देंगे? मां अगर अपनी बच्ची को बचाना आएगी तो क्या उसको मार डालेंगे? ये कह के झूठ का एक झूठी कहानी बना के इस पूरे इतने गंभीर घटनाक्रम को एक नए रंग देने की जो कोशिश चल रही है, ये आज का भारत है। और ये भारत कहीं ना कहीं 14वीं शताब्दी की तरफ जा रहा है। थैंक यू।